हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को नवीन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के जीके जीएस और शुरुआत करते हैं उस बेहतरीन स्टैटिक जीके जीएस को जो आज इसमें हम लोग अपने एसएससी की इस बार की तैयारी को एक नए धारा और एक नए विश्वास दे रहे हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए। जो लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों हम्पी एक उत्सव है, वो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा राज्य, ऑप्शन बी में है कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। तो दोस्तों हम्पी उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। आप एसएससी एमटीएस में स्टैटिक जीके में किस राज्य के प्रमुख उत्सव, राज्य के लोक नृत्य, कौन सी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ये सब आपको एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके में आएंगे क्वेश्चन। तो हम्पी उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के एसएससी एमटीएस के दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वतमाला, ऑप्शन बी पलानी की पहाड़ियाँ हिल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर है, नीलगिरी पर्वत में दोस्तों पश्चिम घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। ये है इसका सही आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों आज का इस सेशन एमटीएस और उन सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है जो आप आगे देने वाले हैं, चाहे एसएससी की एमटीएस हो, सीजीएल हो, यूपी कोई पुलिस हो, बिहार कोई पुलिस हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। आप चाहे लोक नृत्य हो, महोत्सव, योजना, जनगणना, संविधान के अनुच्छेद, नेशनल पार्क, नदी, झील, मंदिर, मेला, परियोजना, प्रमुख जनजाति, प्रमुख वाद्य यंत्र और युद्ध, इन सब होगा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में। तो आप एसएससी एमटीएस में जनगणना से तो एक प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस लेक्चर में हम जनगणना के बारे में डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर क्या है। दोस्तों इस एसएससी एमटीएस में यानी कि 2024-25 में 2011 जनगणना से आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए। 2011 जनगणना के आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में जनगणना का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए में है 65.46% और ऑप्शन बी में है 66.65%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66.65%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, 66.65% था। दोस्तों इस लेक्चर में अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर के शासक काल में कौन आया था। तो दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर के शासनकाल में कौन आया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए औरंगजेब के शासनकाल में फ्रांसिस बर्नियर भारत को आए थे। औरंगजेब के शासनकाल में फ्रांसिस बर्नियर भारत में आए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट दोस्तों आज के इस एसएससी एमटीएस लेक्चर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है।
ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है उसकी सामूहिक रूप के लिए जिम्मेदार कौन है? लोकसभा है। और भारत में लोकसभा में कुल 543 सीट हैं और 2 हैं वो राष्ट्रीय के हैं और राज्यसभा भी सीटें हैं। तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटिक्स से आया है। तो आपको एसएससी एमटीएस में पॉलिटिक्स से एक दो प्रश्न आएंगे, साइंस से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे। तो इनमें से आपको हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक टॉपिक से मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ हर एक लेक्चर में। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम में से कितनी आयु होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको कितनी आयु होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा, आपको कोई कानूनी मतलब कोई आप पुलिस फंड में मतलब आप किसी भी जेल में कुछ साल नहीं गुजारे होंगे, या फिर आप किसी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे होंगे, आप किसी सोशल मीडिया में फेमस नहीं हो रहे होंगे, तभी आप राष्ट्रपति की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसकी आयु कितनी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 35 ईयर। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको मैक्सिमम जो आयु है वो 35 साल तक होता है। कितनी होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए। न्यूनतम जो आयु है वो 35 होना चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी पुलिस केस में नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया में भी नहीं रहना चाहिए, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं करना चाहिए, या फिर मद्यपान या शराब भी वो नहीं करना चाहिए। तो इन रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैंने आपको पहले से ही कहा था कि एसएससी एमटीएस में आपको प्रमुख नदी, मंदिर, परियोजना, मेला, इन सब से क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन में है बुद्धेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो दोस्तों बुद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो दोस्तों बुद्धेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथों के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथों के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए चेलो, ऑप्शन बी पल्लव के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव के शासनकाल में। तो दोस्तों महाबलीपुरम के जो रथों हैं उसके निर्माण पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पल्लव।